Hello, I am Ashok Sadashirov and this is my second video on the propeller which is module 17. तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रोपेलर का बेसिक नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोपेलर पिच क्या होता है, प्रोपेलर ब्लेड एंगल क्या होता है और प्रोपेलर एंगल ऑफ अटैक क्या होता है। सो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रोपेलर पिच। So the propeller pitch is the theoretical distance that propeller advance in one revolution। मतलब जब हमारा प्रोपेलर ब्लेड है ये इसके एक बार रोटेट होने की वजह से पूरा 360 एक बार रोटेट होने की वजह से हमारा एयरक्राफ्ट कितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है उस चीज को हम लोग बोलेंगे प्रोपेलर पिच। और ये जो डिस्टेंस रहता है ये हमारा इंचेस में रहता है। ओके, तो इसमें दो तरह के पिच आते हैं, एक आता है ज्योमेट्रिक पिच और दूसरा रहता है हमारा इफेक्टिव पिच। तो इन पिच को जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको जानेंगे। तो जैसे हमारा एक दोस्त है संजू करके, संजू गया बाइक खरीदी करने। तो बाइक लेते टाइम उसको मैन्युफैक्चर जो बाइक का रहता है उन्होंने कहा कि उसको बाइक को 1 लीटर पेट्रोल में बाइक 50 किलोमीटर का एवरेज देगी। तो इस पिच को हम लोग मानेंगे ज्योमेट्रिक पिच, ओके, जो मैन्युफैक्चर ने हमको दिया है। पर जब एक्चुअल में जब संजू बाइक चलाने लगा तब उसको उतना डिस्टेंस उसकी बाइक ने कवर नहीं किया, उसको एक्चुअल में मिला 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर। सो तो एक्चुअल में उसको कितना मिला उस चीज को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव पिच। तो इन्हीं टर्म्स को हम लोग अगर हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर डालेंगे, एयरक्राफ्ट में यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी। तो ये हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिक पिच। द ज्योमेट्रिक पिच इज द डिस्टेंस एडवांस इन वन रिवॉल्यूशन। मतलब प्रोपेलर के एक बार रोटेट होने की वजह से हमारा एयरक्राफ्ट कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक पिच। और ये जो ज्योमेट्रिक पिच की रेंज रहेगी ये हम लोग को प्रोपेलर मैन्युफैक्चर देगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का इफेक्टिव पिच। सो द इफेक्टिव पिच इज द डिस्टेंस एक्चुअली एडवांस। मतलब प्रोपेलर के एक बार रोटेट होने की वजह से एक्चुअल में हम लोग का एयरक्राफ्ट कितना आगे बढ़ा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव पिच। नेक्स्ट है हम लोग का प्रोपेलर स्लिप। सो द डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक पिच एंड द इफेक्टिव पिच वी कॉल द प्रोपेलर स्लिप। सो जो मैन्युफैक्चर का रेंज है और उस रेंज और एक्चुअल में हम लोग का एयरक्राफ्ट कितना आगे बढ़ा उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रोपेलर स्लिप। तो ये अब हमारा हो गया वीडियो। तो इस इफेक्टिव पिच में एक और पॉइंट हमारा ऐड होता है कि अवर इफेक्टिव पिच वेरीज फ्रॉम 0 व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड टू अबाउट 90% ऑफ द ज्योमेट्रिक पिच ड्यूरिंग द मोस्ट एफिशिएंट फ्लाइट कंडीशन। मतलब जब हमारा एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे रहता है तब हमारा और प्रोपेलर रोटेट करता है, उस टाइम हमारा का एयरक्राफ्ट आगे नहीं बढ़ता। तो उस टाइम पे हमारा इफेक्टिव पिच क्या हो गया 0 टू अबाउट 90% ऑफ द ज्योमेट्रिक पिच। मतलब जब हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छी कंडीशन मिल रही है फ्लाइंग के टाइम में, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा एयरक्राफ्ट जो ज्योमेट्रिक पिच है उस ज्योमेट्रिक पिच के 90% तक ही जा सकता है। ये हो गया। और जो अकॉर्डिंग टू जिप्सन और प्रोपेलर इज 75 to 85% इफेक्टिव। तो ये हो गया हम लोग का प्रोपेलर पिच। अभी नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोपेलर ब्लेड एंगल। सो द प्रोपेलर ब्लेड यूजुअली मेजर्स इन अ डिग्री। इट्स द एंगल बिटवीन द कॉर्ड ऑफ द प्लेन एंड द प्लेन ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये हमारा एंगल रहता है जो कॉर्ड ऑफ द प्लेन रहता है और प्लेन ऑफ रोटेशन के बीच में का प्रोपेलर ब्लेड एंगल रहता है। अभी हम जानेंगे हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होता है? सो द प्लेन ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अवर क्रैंकशाफ्ट। जो आप एक इमेज में देख पा रहे हो कि जो हमारी क्रैंकशाफ्ट रहती है उस क्रैंकशाफ्ट से जो प्लेन ऑफ रोटेशन रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है। और अभी उसका नेक्स्ट एंगल से उस प्लेन ऑफ रोटेशन को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जो आप सेकेंड इमेज में देख पा रहे हो। सो उसी इमेज को ये हमारा हो गया पूरा प्लेन ऑफ रोटेशन। ओके, सो ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट आता है हम लोग के प्रोपेलर की ब्लेड कॉर्ड। सो द ब्लेड कॉर्ड इज द इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम द लीडिंग एज टू द ट्रेलिंग एज। तो ये है हमारा प्रोपेलर की, ये हमारा प्रोपेलर है का ब्लेड है। इस ब्लेड में जो थिक एज रहती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर लीडिंग एज, और एक उसकी पीछे अपोजिट एज आएगी उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेलिंग एज। सो इट्स ए इमेजिनरी लाइन। तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन पास होगी जो लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज तक जाएगी। उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रोपेलर ब्लेड कॉर्ड। ओके, सो जो हमारा एंगल रहता है
ये जो हमारा ब्लेड कॉर्ड और ये हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन दोनों मिला के एक एंगल क्रिएट करते हैं। तो जैसे मान लो अभी ये मैंने प्रोपेलर का एक ब्लेड ले लिया, जस्ट एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कैसे होता है। ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ रोटेशन, और जब ये हमारा प्रोपेलर का ब्लेड एंगल, ये लीडिंग एज, ये ट्रेलिंग एज, और यहां से कॉर्ड जा रही है। ओके, सो अभी हमारा प्रोपेलर ब्लेड कुछ इस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, तो हमारा प्रोपेलर हमारा ब्लेड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये प्लेन ऑफ रोटेशन, ये और जो प्रोपेलर की ब्लेड कॉर्ड ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा प्रोपेलर का एक ब्लेड एंगल क्रिएट होगा। अगर कि हमारा प्रोपेलर कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये अभी इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ब्लेड एंगल कम हो गया, तो कुछ अराउंड 70 डिग्री या 40 डिग्री, तो ये कुछ प्लेन ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह, और ये हमारी कॉर्ड, ये जो दोनों मिला के जो एंगल क्रिएट करते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर ब्लेड एंगल। एक और आता है हमारा जी, एक फिर से एक इमेज देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रोपेलर की ब्लेड एंगल है। ये ब्लेड एंगल का हमारा बुक में का इमेज है, इसको समझने के लिए हम लोग को बहुत मुश्किल होती है। तो ये इमेज कुछ ऐसी है कि ये जो हमारा प्रोपेलर का ब्लेड है, ये कुछ हमारा प्रोपेलर का ब्लेड है, उस प्रोपेलर ब्लेड का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे। मतलब जब हम लोग प्रोपेलर को कुछ यहां से कट करेंगे, तो ये क्रॉस सेक्शनली कैसे दिखेगा। तो ये प्रोपेलर है, इसको मैंने कट किया, तो ये क्रॉस सेक्शनली हमको कुछ कैसे दिखेगा, बस उसी का व्यू यहाँ पे दिया गया हो। तो ये सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो कि जो हमारी थिक एज रहती है, वो थिक एज रहती है क्रॉस सेक्शनल व्यू में, जो थिक एज रहती है वो है हमारी लीडिंग एज, उसके अपोजिट में है वो है ट्रेलिंग एज, और उनसे बीच में से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेलर कॉर्ड। ओके, और जो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ रोटेशन। सो द एंगल बिटवीन दैट कॉर्ड एंड द प्लेन ऑफ रोटेशन इज अवर प्रोपेलर ब्लेड एंगल। ओके, अभी हम लोगों ने दो चीज जानी, एक हमारा प्रोपेलर पिच और दूसरा हमारा प्रोपेलर ब्लेड एंगल। दोनों ये चीज अलग अलग है, बट एक दूसरे से ये दोनों चीज जुड़े हुए। कैसे कि जैसे अगर हमारा प्रोपेलर का ब्लेड एंगल कम हो रहा है, तो हमारा प्रोपेलर का पिच भी कम होगा। अगर हमारा प्रोपेलर का ब्लेड एंगल बढ़ रहा है, तो हमारा प्रोपेलर पिच भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़े गए हैं, और ये दोनों चीज बुक में जब टर्म यूज करते हैं, तो ये दोनों चीज एक दूसरे से इंटरचेंजेबल रहते हैं। मतलब अगर कई जगह ये बोलेंगे कि हमारा ब्लेड एंगल कम हो रहा है, तो हम लोग को ये समझना है कि हाँ, उसके साथ साथ हमारा पिच भी कम हो रहा है। या कहीं वो बोलेंगे कि हमारा पिच बढ़ रहा है, तो उस वक्त हम लोग को ये भी समझना है कि हमारा ब्लेड एंगल भी बढ़ रहा है। तो ये चीज ये हो गया हम लोग का प्रोपेलर पिच और प्रोपेलर का ब्लेड एंगल। तो अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो हमारा प्रोपेलर का ब्लेड एंगल है, वो जब शैंक से लेके टिप तक कम 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 ब्लेड एंगल होते जाता है। ओके, तो इसके पीछे का एक रीजन है, तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल पहले लूंगा। उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। दो लोग हैं, एक है मोटू और एक पतलू। दोनों को खाना खाने के लिए दे दिया, सेम अमाउंट ऑफ फूड दोनों को दे दिया, और दोनों को बोला कि एक ही वक्त में दोनों को खाना खत्म करने का। ओके, तो मोटू ने क्या किया, मोटू ने बड़ा बड़ा बाइट लिया, बड़ा बड़ा निवाला, और पर वो धीरे धीरे खा रहा था। तो पतलू है दूसरा हम लोग का, वो क्या कर रहा है, उसने छोटे छोटा अमाउंट बाइट लिया, छोटा छोटा निवाला लिया, पर वो जल्दी जल्दी खा रहा था। तो मोटू धीरे बड़ा बड़ा बाइट ले रहा है, पर धीरे धीरे खा रहा है, और जो हमारा पतलू है वो छोटे छोटे बाइट ले रहा है, पर जल्दी जल्दी खा रहा है। इस तरीके से दोनों का जब खाना खत्म हुआ, तो दोनों एक साथ दोनों ने खाना खत्म किया। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोपेलर भी वर्क करता है। तो कैसे होता है, यहाँ पे शैंक की तरफ हमारा ब्लेड एंगल ज्यादा रहता है, और टिप की तरफ हम लोग जैसे जैसे जाते रहते हैं, वो यहाँ पे हम लोग का ब्लेड एंगल कम होता रहता है। ओके, बट जब हम लोग का प्रोपेलर रोटेट करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये शैंक और टिप को नोटिस करना कि जब प्रोपेलर ये एक बार रोटेट किया, तब शैंक को डिस्टेंस कम कवर करना पड़ा कंपैरेटिवली टिप को इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ओके, तो शैंक का जब रोटेट होगा प्रोपेलर, तो शैंक का स्पीड कम रहेगा कंपैरेटिवली टिप से। टिप को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो उसको स्पीड भी उसको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ऑल ओवर द प्रोपेलर ब्लेड पे हम लोग को इक्वल अमाउंट ऑफ थ्रस्ट मिलना चाहिए,
और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोपेलर के ऊपर ब्लेड के ऊपर लोड रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लेड एंगल शैंक की तरफ ब्लेड एंगल बढ़ा देते हैं। तो शैंक की तरफ ब्लेड एंगल बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो सामने एयर रहती है प्रोपेलर की, इस शैंक ब्लेड एंगल बड़ा होने की वजह से ज्यादा एयर को एक टाइम पे पीछे ढकेलता है। और जैसे जैसे हम लोग टिप की तरफ आते हैं तो टिप का ब्लेड एंगल कम है, तो ये थोड़ी सी एयर को अपने पीछे की तरफ ढकेलता है। तो जितना अमाउंट ऑफ एयर प्रोपेलर पीछे ढकेलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोपेलर बाइट। ओके, सो क्या होता है कि शैंक हमारा ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर को पीछे ढकेलता है, तो शैंक का बड़ा बाइट रहता है, और जो हमारा टिप रहता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर को पीछे ढकेलता है, बाइट करता है। ओके, बट इसकी शैंक की स्पीड कम होने की वजह, शैंक की स्पीड कम है और हमारे टिप की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर है शैंक टू टिप, यहां से पूरा तो अमाउंट ऑफ एयर है वो इक्वल अमाउंट ऑफ एयर पीछे ढकेली जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को इक्वल थ्रस्ट भी मिलता है और ऑल ओवर द ब्लेड, और इक्वल हम लोग के प्रोपेलर के ऊपर लोड भी रहता है। इस वजह से हम लोग का शैंक से टिप तक हमारा प्रोपेलर का ब्लेड एंगल जो है वो कम 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 होते जाता है। ये हो गया हम लोग का प्रोपेलर का ब्लेड एंगल। ओके, प्रोपेलर एंगल ऑफ अटैक इज द एंगल बिटवीन द रिलेटिव विंड एंड द प्रोपेलर ब्लेड कॉर्ड। ओके, तो प्रोपेलर के एंगल ऑफ अटैक समझने से पहले हम लोग प्रोपेलर का मोशन समझेंगे कि प्रोपेलर कैसे वर्क करता है, प्रोपेलर का मोशन क्या रहता है। तो प्रोपेलर के दो मोशन रहते हैं, एक होता है रोटेशनल और दूसरा रहता है फॉरवर्ड। ओके, सो ये हमारा हो गया प्रोपेलर रोटेट कर रहा है, तो एक हो गया रोटेशनल मोशन, और दूसरा आता है साथ ही में हमारा प्रोपेलर आगे भी बढ़ रहा है। ओके, हमारा एयरक्राफ्ट आगे भी बढ़ रहा है, तो दूसरा मोशन हो गया हम लोग का फॉरवर्ड मोशन। तो ये आप इमेज में देख पा रहे हो कि प्रोपेलर के रोटेट होने की वजह से हमको जो दो स्पीड मिलती है, एक वर्टिकल स्पीड और जो दूसरी रहती है उसको हम लोग बोलेंगे एयर स्पीड, जो हॉरिजॉन्टल रहती है। और इसी इमेज का हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखेंगे तो प्रोपेलर के रोटेट होने की वजह से हम लोग को एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, और साथ ही प्रोपेलर के फॉरवर्ड मोशन की वजह से हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एयर स्पीड या फॉरवर्ड वेलोसिटी। और इन्हीं दो कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से हम लोग को जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव विंड, और ये जो येलो लाइन दिख रही है वही हमारी रिलेटिव विंड है। सो द एंगल बिटवीन दिस रिलेटिव विंड एंड द कॉर्ड ऑफ द प्रोपेलर इज आवर एंगल ऑफ अटैक। सो अभी हम लोग जानेंगे कि फिक्स पिच प्रोपेलर में हमारा एंगल ऑफ अटैक कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जब हम हमारा आरपीएम इंक्रीज करते हैं तो आरपीएम इंक्रीज करने की वजह से हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज होता है, बट हमारी एयर स्पीड है वो सेम उतनी ही रहती है। इस वजह से हमारे जो रिलेटिव विंड है वो चेंज होती है। तो रिलेटिव विंड चेंज होने की वजह से जो हमारा एंगल ऑफ अटैक है वो भी है वो इंक्रीज होता है। सो व्हेन द वर्टिकल स्पीड इंक्रीजेस आवर एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस। अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन जानेंगे, एयर स्पीड के इंक्रीज होने से क्या होता है। जब एयर स्पीड इंक्रीज होती है उसकी वजह से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इंक्रीज होता है, बट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम उतना ही रहता है। तो इस वजह से हमारा रिलेटिव विंड है उसका एंगल चेंज होता है, और इस वजह से हमारा एंगल ऑफ अटैक कम होता है। सो व्हेन द एयर स्पीड इज इंक्रीजेस आवर एंगल ऑफ अटैक डिक्रीजेस। तो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारा एंगल ऑफ अटैक कैसे रहता है और फिक्स पिच प्रोपेलर का एंगल ऑफ अटैक कैसे चेंज होता है। तो ये हो गया, और एक बस लास्ट पॉइंट है कि अवर मोस्ट इफेक्टिव एंगल ऑफ अटैक इज 2 डिग्री टू 4 डिग्री। जैसे हम लोग का एयरक्राफ्ट का विंग का भी रहता है कि जिसमें हम लोग का L/D लिफ्ट बाय ड्रैग रेशियो हम लोग को अच्छा मिलता है, ये 2 डिग्री टू 4 डिग्री में। उसी तरह हमारा जो प्रोपेलर का भी ब्लेड का जो मोस्ट इफिशियंट हमारा एंगल ऑफ अटैक रहता है इज 2 डिग्री टू 4 डिग्री। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए, प्रोपेलर का ब्लेड एंगल, प्रोपेलर पिच और प्रोपेलर एंगल ऑफ अटैक। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताना, और अगर मेरे से कुछ गलती हुआ होगा या आपको कुछ सजेशन रहा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।